एयरलाइंस अब बिना किसी प्रतिबंध के टिकट का प्राइस तय कर सकेंगी। सरकार कोरोना महामारी के दौरान लगाए एयरफेयर कैप को पूरी तरह से हटाने जा रही है। एयरफेयर की ऊपरी और निचली दोनों लिमिट को हटाया जा रहा है। 31 अगस्त से ये लागू होगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे थे। उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता महाकाल परिसर में पहुंच गए। सुबह करीब से 10 बजे सूर्या के साथ कुछ कार्यकर्ता गर्भगृह में चले गए। बाकी कार्यकर्ताओं ने मंदिर के बैरिकेड्स तोड़कर नंदी हॉल में घुसने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के वोटहल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। इनमें से एक ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या की थी। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि इलाके में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया था। इनमें से एक लतीफ राथर नाम का आतंकी कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट सहित कई नागरिकों की हत्या में शामिल था। एडीजीपी के मुताबिक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ पुलवामा में सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। यहां भारी मात्रा में आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद किए गए। पुलिस इसे दोनों घटनाओं से जोड़कर देख रही है। पैगंबर पर विवादित बयान को लेकर घिरी भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की स्पेशल बेंच ने बुधवार को नूपुर के खिलाफ सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया। अदालत ने कहा है कि अब दिल्ली पुलिस ही सभी मामलों की जांच करेगी। जांच पूरी होने तक नूपुर की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई है। नूपुर ने जान का खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज की गई सभी एफआईआर को क्लब और ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, जिस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने नूपुर को अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाने की अनुमति भी दे दी है। इससे पहले 19 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने 8 राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया था कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इससे पहले 1 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने पैगंबर पर उनकी टिप्पणी के बाद हुई हिंसा के लिए उनको अकेले ही जिम्मेदार ठहराया था। कोर्ट ने तब कहा था कि नूपुर ने टेलीविजन पर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की। उन्होंने लोगों की भावनाएं भड़काई हैं और देश भर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार नूपुर ही हैं। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है। कोर्ट ने कहा कि अपने बयान पर माफी भी उन्होंने शर्तों के साथ ही मांगी, वह भी तब जब लोगों का गुस्सा भड़क चुका था। यह उनकी जिद और घमंड दिखाता है। कोर्ट ने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे एक पार्टी की प्रवक्ता हैं। वे सोचती हैं कि उनके पास सत्ता का समर्थन है और वे कानून के खिलाफ जाकर कुछ भी बोल सकती हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को फौज से पंगा लेना बहुत भारी पड़ने जा रहा है। खान के सबसे करीबी दोस्त और चीफ ऑफ स्टाफ शाहबाज गिल को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। गिल ने सोमवार को एक टीवी शो में ताकतवर फौज को गद्दार बताया था। गिरफ्तारी के वक्त गिल लग्जरी कार से इमरान के घर बनीगाला जा रहे थे। गिल की कार को पुलिस ने रोका। जब उन्होंने गेट नहीं खोला तो पुलिस ने राइफल से उसके कांच तोड़ दिए और इसके बाद विंडो से लॉक खोलकर उन्हें बाहर खींच लिया। इमरान के घर के बाहर 67 पुलिसकर्मी तैनात हैं। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त अब खान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। शाहबाज गिल इमरान के न सिर्फ चीफ ऑफ स्टाफ हैं, बल्कि करीबी दोस्त और राजदार हैं। उनके पास पाकिस्तान के अलावा अमेरिकी नागरिकता भी है। उनके बयान कई बार इतने बेहुदा होते हैं कि मीडिया उन्हें बीप करके सुनाता है। पाकिस्तानी फौज और जुडिशियरी के बारे में उन्होंने पिछले दिनों बयानबाजी की थी। इससे आर्मी और सरकार बेहद नाराज थी। जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद माना जा रहा है कि इंटेलिजेंसी एजेंसियां उनसे सख्ती से पूछताछ करेगी। इस दौरान वो इमरान से जुड़े कई राज खोल सकते हैं। इनमें खान के कुछ वीडियो से जुड़ा मामला भी है। इमरान के हमनाम और समर्थक पत्रकार इमरान रियाज खान को भी गिरफ्तार किया गया है। वो आरी न्यूज चैनल से जुड़े थे। इसके साथ ही आरी न्यूज चैनल का इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और फैसलाबाद समेत अन्य शहरों में प्रसारण रोक दिया गया है। यह पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल्स में से एक है और इमरान की पार्टी पीटीआई का खुला समर्थन करता है। पूर्व पीएम इमरान ने अपने साथियों की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए पूछा, क्या किसी लोकतंत्र में ऐसी शर्मनाक हरकत हो सकती है? यह किडनैपिंग है, गिरफ्तारी नहीं।
राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया जा रहा है। शहबाज गिल ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, किसी भी शख्स के बारे में बात करते हुए आप उसके गुजरे हुए वक्त को देखते हैं। हमारे मुल्क में पहले भी कई वीडियो स्कैंडल्स हुए। नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो की आपत्तिजनक और फेक तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। मरियम नवाज के पति सफदर खान तो दावा करते हैं कि उनके पास कई लोगों के बाथरूम वाले वीडियोज मौजूद हैं। शहबाज ने आगे कहा था, मार्केट में खबरें हैं कि इमरान की कुछ वीडियोज आने वाली हैं। मुझे भी कुछ जर्नलिस्ट्स ने ये भेजी हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते इस रास्ते पर न जाएं। अगर ऐसा हुआ तो फिर किसी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी, इससे बेपनाह तबाही आएगी। बिहार में नीतीश कुमार का भाजपा से अलग होना कोई अचानक हुई घटना नहीं है। जानकार मानते हैं कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान ने जेडीयू को भाजपा से अलग होने के लिए निर्णायक कारण और मौका दिया। नड्डा का क्षेत्रीय दलों के लिए वंशवाद की राजनीति पर दिया बयान भाजपा के लिए सेल्फ गोल साबित हुआ। नड्डा का बयान इस वक्त काफी चर्चा बटोर रहा है। इसे संयोग नहीं तो और क्या कहेंगे। साल 2015 में भी ऐसा ही हुआ था, जब जेडीयू और राजद ने हाथ मिलाया और आरएसएस चीफ मोहन भागवत के एक बयान ने महागठबंधन को बड़ी जीत दिला दी थी। भाजपा और जदयू के बीच कलह को लेकर जानकार मानते हैं कि भगवा पार्टी ने फिर से खुद को पैर में गोली मारी। पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय दलों और उन लोगों के भविष्य पर सवालिया निशान लगाया और कहा कि वे लोग वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं। इसने बिहार में गुस्से की प्रतिक्रिया व्यक्त की और जाहिर तौर पर 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले जदयू और राजद जैसे राज्य के दलों के लिए फिर से एक साथ आने के लिए एक रैली बिंदु बन गया। फाइनली सैमसंग ने अपने गैलेक्सी इंपैक्ट इवेंट 2022 में नए फोल्डेबल फोन सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 और सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 4 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इन्हें भारत समेत अन्य वैश्विक बाजारों में लॉन्च किया है। सैमसंग के अनुसार गैलेक्सी Z Fold 4 एक शानदार कैमरा एक्सपीरियंस प्रदान करता है और पुराने हैंडसेट की तुलना में हल्का और पतला है। यह एक अंडर डिस्प्ले कैमरा, 7.6 इंच डायनेमिक AMOLED 2x इंफिनिटी फ्लेक्स डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 8 जोड़ Gen 1 चिप के साथ आता है। वहीं दूसरी ओर इवेंट में सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 4 को भी लॉन्च किया है। नया क्लैम्पशेल फोल्डेबल स्मार्टफोन क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 जोड़ Gen 1 चिप से लैस है और इसमें सैमसंग के आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ वाटर रेसिस्टेंट IPX8 बिल्ड है। गैलेक्सी Z Flip 4 में डिस्प्ले और रियर ग्लास पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्स प्लस प्रोटेक्शन है। फोन की बैटरी पैक करता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश में मुफ्त चीजें बांटने जैसी स्कीमों को गलत बताया है। हरियाणा के पानीपत में एथेनॉल प्लांट के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि रेवड़ी कल्चर देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के विकास के लिए यह जरूरी है कि सरकार के पैसा हो और तभी वह निवेश कर सकेगी। भले ही उन्होंने किसी का जिक्र नहीं किया, लेकिन पीएम मोदी की टिप्पणी को आम आदमी पार्टी पर हमला माना जा रहा है। उन्होंने कहा, जिन लोगों की राजनीति आत्मकेंद्रित है, वे आकर किसी दिन पेट्रोल और डीजल भी मुफ्त बांटने का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे कदम देश के बच्चों का भविष्य छीन लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्सपेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे ऐलान करने वाले कभी नई तकनीक पर निवेश नहीं करेंगे। वे किसानों से झूठे वादे करेंगे, लेकिन उनकी आय बढ़ाने के लिए कभी एथेनॉल के प्लांट नहीं लगाएंगे। वे बढ़ते प्रदूषण पर हवाई बातें करते रहेंगे, लेकिन समाधान से दूर भागेंगे। यह नीति नहीं बल्कि अनीति है। देश के सामने जो चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए साफ नीयत चाहिए और नीति चाहिए। इसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ती है। सरकार को बहुत सारी राशि निवेश करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों में राजनीतिक स्वार्थ अपनाने के लिए शॉर्टकट अपनाने और समस्याओं को टालने की प्रवृत्ति होती है, वे कभी समाधान नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को भले ही कुछ वक्त के लिए वाहवाही मिल जाए, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। शॉर्टकट से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हमारी सरकार समस्याओं के स्थायी समाधान में जुटी है। पराली की समस्या को लेकर बहुत कुछ कहा गया था, लेकिन शॉर्टकट वाले कभी इसका समाधान नहीं कर पाए। हम किसानों की समस्या समझते हैं, इसलिए हम उनकी मदद कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में जैविक ईंधन प्लांट के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक हो गया, वह एम्स में इलाज करवा रहे हैं। बीते कुछ समय से ऐसे कई केसेज सामने आ चुके हैं जहां दिल के दौरे से सेलेब्स की जान चली गई। हाल ही में सिंगर के का निधन कार्डियक अरेस्ट के चलते हुआ था। बीते साल एक्टर पुनीत राजकुमार की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई थी। रिपोर्ट्स थी कि उन्होंने जिम में हैवी वर्कआउट किया था, इसके बाद ही उनकी हालत बिगड़ी।
अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन शुक्रवार को यानी कि 11 अगस्त को रिलीज हो रही है। रक्षाबंधन को आनंद एल राय डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें भूमि पेडनेकर भी अहम किरदार में हैं। फिल्म में एक भाई और उसकी बहनों की स्टोरी दिखाई गई है। फिल्म के ट्रेलर को तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और अब सभी को फिल्म की रिलीज का इंतजार है। वहीं फिल्म की रिलीज से पहले अक्षय की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने रक्षाबंधन को देखने के बाद सोशल मीडिया पर अपना रिव्यू दिया है। ट्विंकल ने फिल्म का ट्रेलर शेयर किया और इसके साथ ही फैंस को एक चैलेंज भी दिया है। ट्विंकल ने लिखा, रक्षाबंधन ने फर्स्ट हाफ में मुझे हंसाया और दूसरे में रुलाया। भारत पर बनी फिल्म जिसे हम मानते हैं कि मौजूद ही नहीं है। ऐसी सच्चाई जो हम चाहते हैं वह मौजूद नहीं है। हमने कुछ टर्म्स बदल दिए हैं, बस दहेज से गिफ्ट्स। शानदार। आनंद एल राय ने बहुत ही खूबसूरत दुनिया दिखाई है जहां भाई बहन एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और मस्ती करते हैं। इस महीने के अंत में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2022 का बहुप्रतीक्षित मुकाबला खेला जाना है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद यह पहला मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान की टीमें किसी इंटरनेशनल मैच में आमने सामने होंगी। टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत को 10 विकेट से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी। तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने उस मैच में 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट निकाले थे। अफरीदी ने केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने शाहीन शाह अफरीदी की गेंदबाजी का सामना करने के लिए विराट और रोहित को खास सलाह दी है। संकट और बुरी खबरों के सिलसिले के बीच ऐसी सुर्खियां हमेशा ही राहत देने वाली होती हैं, जो अच्छी खबरों के बारे में बताती हैं। पिछले दिनों इस तरह की जिस सुर्खी ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा, वह है 5वीं पीढ़ी के वायरलेस या 5G का जल्दी ही देश में शुरुआत होना। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा कि आगामी अक्टूबर तक देश में 5G की शुरुआत होने की उम्मीद है। दूरसंचार का भारतीय बाजार पूरी दुनिया में सबसे वहनीय या किफायती है और मैं उम्मीद करता हूं कि 5G के आने के बाद भी यह सिलसिला जारी रहेगा, उन्होंने कहा। केंद्रीय मंत्री की यह टिप्पणी भरोसा जगाने वाली है। 5G की सेवा शुरू हो जाने के बाद देश में 5G मोबाइल का उत्पादन बढ़ाना जरूरी हो जाएगा। हालांकि इस दिशा में हमारे यहाँ पहले से ही काम हो रहा है। सिर्फ यही नहीं कि भारत दुनिया में मोबाइल फोन के बड़े उत्पादकों में से है, बल्कि हमारे यहाँ इनका जितना उत्पादन होता है उनमें से 25-30% हैंडसेट 5G सेवाओं के अनुरूप हैं। केंद्रीय मंत्री का यह भी कहना था कि 5G की लागत चूंकि हर साल घट रही है, ऐसे में उनकी यह उम्मीद कारण नहीं है कि आने वाले समय में हमारे यहाँ अधिकांश मोबाइल फोन 5G सेवाओं वाले होंगे। इस देश के सामान्य नागरिकों के लिए 5G सेवा और उससे जुड़ी उत्सुकता उत्तेजना का क्या मतलब है? 5वीं पीढ़ी की वायरलेस सेवा वस्तुतः सेल्युलर टेक्नोलॉजी का अद्यतन स्वरूप है। 5G नेटवर्क के तहत स्रोत से मंजिल तक बड़ी मात्रा में डाटा ट्रांसफर संभव हो सकेगा और इसमें स्पीड भी तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक होगी। लेकिन एक ऐसे देश में जहां सड़क पर ही तेज रफ्तार गाड़ियों में चलने वाले लोगों और फुटपाथ पर धीमे धीमे चलने वाले लोगों जिनके पास जीवन की बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, के बीच बड़ा फर्क है, वहां 5G सेवा के व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता है। 5G तकनीक के क्षेत्र में मानवता की एक बड़ी छलांग है, एक दशक से भी पहले की उस छलांग से भी बड़ी, जब 3G सेवा की शुरुआत हुई थी। 5G सेवाओं का लाभ सिर्फ स्मार्टफोन को नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में उपकरणों को मिलने वाला है। लाखों सेंसर्स और सिम कार्ड्स वाली मशीनों की सेवाएं 5G नेटवर्क से प्रभावित होंगी। लेकिन वास्तविक तौर पर देखें तो अगले 2 से 3 साल तक देश के शहरों और नगरों की बहुसंख्यक आबादी के दैनंदिन जीवन पर 5G सेवा का सीधे सीधे कोई रूपांतरणकारी असर नहीं दिखने वाला है। ऐसे में इस दौरान ग्रामीण जीवन के इससे प्रभावित होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। नई दिल्ली स्थित एक तकनीकी विशेषज्ञ प्रशांतो राय कहते हैं। राय कहते हैं कि अगले 2-3 साल में 4G सेवा के उपभोक्ताओं के लिए सकारात्मक असर यही होगा कि आबादी के एक हिस्से के 5G में शिफ्ट हो जाने से 4G सेवाओं पर चल रहा दबाव खत्म हो जाएगा। वैसे तो 5G नेटवर्क के तहत फास्ट गेमिंग के अलावा बेहतर गुणवत्ता वाले वीडियोज को बड़ी संख्या में और तेजी से डाउनलोड करना संभव होगा, लेकिन राय का कहना है कि आम उपभोक्ता इसके लिए अभी की तुलना में ज्यादा कीमत अदा करना शायद ही चाहेगा। गौर करने वाली बात है कि दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम शुल्क के रूप में 1.5 लाख करोड़ की भारी भरकम राशि चुकाने के अलावा भी उपकरणों की खरीद में बहुत अधिक निवेश करना पड़ रहा है। पर अगर आम आदमी 5G सेवाओं के लिए अधिक कीमत नहीं चुकाना चाहता, तो भारी निवेश करने वाली दूरसंचार कंपनियों की मदद कौन करेगा? श्री राय कहते हैं कि बड़ी कंपनियां, जिन्हें लॉजिस्टिक्स ट्रैकिंग और दूसरी सेवाओं के लिए 5G सेवाओं की आवश्यकता है, वे दूरसंचार कंपनियों की मददगार साबित होंगी।
इस पृष्ठभूमि के तहत ही 5G सेवाओं की शुरुआत का वास्तविक अर्थ समझ में आ सकता है। 5G से होने जा रहे बदलाव की खुशी तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन इसे यथार्थ के आईने में देखने की जरूरत है, जैसे इससे आने वाले दिनों में क्या क्या बदलेगा और 5G के साथ किस प्रकार की चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। यह अवसर देश में डिजिटल डिवाइड के कटु यथार्थ पर नजर दौड़ाने का अवसर होना चाहिए, तब तो और भी जब हम देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5वें चरण NFHS 5-2019-2021 की रिपोर्ट में देश में टेलीफोन और इंटरनेट तक पहुंच के बारे में जो बताया गया है, वह भी एक अलग कहानी कहता है। इसके मुताबिक भारतीय अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, पर उपकरणों और कनेक्टिविटी तक सभी नागरिकों की पहुंच नहीं है। देश के आधे से भी कम परिवारों 48.8% के पास इंटरनेट है। ग्रामीण परिवारों की तुलना में शहरी परिवारों की इंटरनेट तक पहुंच ज़्यादा है। इस मामले में स्त्री और पुरुषों के बीच भी फर्क है। 15 से 49 के आयु वर्ग के 51% पुरुषों, जबकि इसकी तुलना में मात्र 1/3 स्त्रियों की इंटरनेट तक पहुंच है। महिलाओं के बीच भी यह फर्क दिखता है। 51.8% शहरी महिलाओं की तुलना में सिर्फ 24.6% ग्रामीण महिलाओं की इंटरनेट तक पहुंच है। ऐसे ही 50.3% अविवाहित स्त्रियों की तुलना में महज 28.7% विवाहित महिलाओं की इंटरनेट तक पहुंच है। ऐसे भीषण डिजिटल डिवाइड के बीच 5G सेवाओं की शुरुआत कितनी महत्वपूर्ण है। जाहिर है 5G सेवा पर खुश होने वाले लोग ज्यादातर वे हैं जो इसके लिए ज्यादा पैसा चुका सकते हैं। तेज कनेक्टिविटी एक जटिल मुद्दा है। यह सच है कि इंटरनेट सामाजिक समावेशन का बेहद प्रभावी औजार है और ग्रामीण और सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में दूरगामी प्रभाव डालने की इसमें क्षमता है। 5G सेवा इसमें और मददगार ही साबित हो सकती है। लेकिन अगर देश की बड़ी आबादी को 5G का लाभ नहीं मिला, तो डिजिटल डिवाइड और घनीभूत ही होगा। अगर सुदूर ग्रामीण इलाकों के साथ पूरे देश को 5G का लाभ मिला, तो व्यापक बदलाव संभव है। पर फिलहाल ऐसा न होने की बात कही जा रही है। ऐसे में 5G पर आशावादी होने के साथ साथ यथार्थवादी होने की भी जरूरत है। Be aware with the world. APN Broadcast Service.